वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेशनल स्कूल। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर मिनरल एंड रिसोर्सेज करने जा रहे हैं। मिनरल एंड रिसोर्सेज के अंदर जैसा कि बेटे हम सभी जानते हैं, हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके बारे में बात करेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट कैन बी रिन्यूड, दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है, उनकी जिनकी पूर्ति की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट बेटा कि कन्वेंशनल में हमने पढ़ा था जिसका स्टॉक लिमिटेड है, हमारे पास रिजर्व लिमिटेड है, उसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब ये हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको क्योंकि हम रिन्यू कर सकते हैं, इसकी पूर्ति होती रहती है एनवायरमेंट के अंदर, तो आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। अब पहले एक क्वेश्चन उठता है कि हम तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों हम करना चाहते हैं? वाई नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? उसका तो पहले से इस्तेमाल होता रहा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कोल का, पेट्रोल का, डीजल का, ये सब तो इस्तेमाल हो ही रहा है, नेचुरल गैस का तो हो ही रहा है। कारण क्लियर है बेटा, क्योंकि उसका एक रिजर्व लिमिटेड रिजर्व है, वो कभी न कभी आने वाले फ्यूचर में वो समाप्त होने वाला है। तो क्यों ना हम पहले ही शिफ्ट कर जाएं कन्वेंशनल सोर्स से नॉन कन्वेंशनल सोर्स के ऊपर, राइट, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि वो लिमिटेड है, आप ये भी जानते हो कोई भी चीज जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे हो जो डीजल के जो रेट हैं वो आपके पेट्रोल के रेट को भी क्रॉस कर गए हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये जो आपके फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में एक ऐसा भी पीरियड आ सकता है जब इसके रेट भी बढ़ेंगे और उसकी जो सप्लाई है वो भी कम होगी। तो इसलिए सोचा जाना चाहिए, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, क्यों ना कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाए, ठीक है ना। तो ग्रोइंग कंजम्पशन को देखते हुए फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है, लाइक आप फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया और नेचुरल गैस आ गया आपकी, तो जो भी प्राइस जो राइज हो रही है उसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? आगे हमको लग रहा है कि अनसर्टेनिटीज है, कोई निश्चित नहीं है और ये कभी भी हमारी जो एनर्जी की सप्लाई जो फ्यूचर में उसके लिए वो इतना सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है, तो हमें शिफ्ट करना चाहिए किसके ऊपर? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। क्लियर हो गया यहां तक? हम क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं कन्वेंशनल सोर्स से नॉन कन्वेंशनल सोर्स के ऊपर? अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स इंडिया के अंदर ईश्वर ने हमारे को अच्छे से प्रदान किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विंड की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। सोलर एनर्जी हम आराम से ले सकते हैं अबेंडाइज मात्रा में। भारत देश एक ट्रॉपिकल रीजन का क्षेत्र है जहां पर धूप लगभग काफी महीनों तक ऐसा पीरियड रहता है जिसमें सोलर की जो सूर्य ऊर्जा डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है ना। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही बायोगैस है, बायोमास है और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो उसका इस्तेमाल करने की बात हो रही है। फ्यूचर को देखते हुए हम क्यों ना इधर शिफ्ट हो जाए। अब इसी में हम सबसे पहले न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर से जो बिजली का जो उत्पादन न्यूक्लियर के थ्रू होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि जो स्ट्रक्चर है उसका एल्टर होने से जो थोरियम हो गया या यूरेनियम हो गया, जो कि अपनी झारखंड स्टेट के अंदर काफी प्रचुर मात्रा में इसकी अवेलेबिलिटी है, मिल जाता है। ये वहां का जो मिनरल जो रिसोर्सेस है वहां पर झारखंड में थोरियम और आपके यूरेनियम भी काफी मात्रा में मिलता है।
तो इसको आप इससे क्या कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी आपका स्ट्रक्चर जो एटम है उसका स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई चेंजेस आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को आप न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपकी देश की जो पावर का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। कौन सा? सोलर एनर्जी। आप सोलर एनर्जी का, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि भारत देश के अंदर, जैसे कि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पर जो सूर्य की ऊर्जा काफी पीरियड तक जो है डायरेक्ट सीधी पड़ती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सोलर की जो रेस है उनको टैप कर सकते हैं। ठीक है ना, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी के द्वारा। कौन सी? फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी। आपने देखा भी होगा गांव के अंदर या शहरों में भी सोलर पैनल लगे हुए होते हैं छत के ऊपर। ठीक है ना, तो उसमें फोटोवोल्टेइक सेल होता है, वो ट्रैप करता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, बिजली के अंदर फोटोवोल्टेइक सेल उसको बिजली में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके परिवार की घर की जरूरत पूरी हो सकती है। ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं विंड पावर की। विंड पावर मतलब हवा से भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। बेसिकली जो आप एग्रीकल्चर पर्पस में, तो आप ये बात कर सकते हो, गुजरात के अंदर देख सकते हो, या फिर तमिलनाडु के अंदर जो कोस्टल का क्षेत्र है, या फिर आप बात कर सकते हो जो गुजरात, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है जो नागरकोइल और मदुरई के आसपास के क्षेत्र में, ये पूरे जो यहाँ पर एक विंड के क्लस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, क्लस्टर्स के मतलब ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो फील्ड है उसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर विंड से आप एनर्जी प्रोड्यूस करें। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटका की बात करें, या फिर महाराष्ट्र में, और ये गुजरात और राजस्थान के जो जैसलमेर के अंदर भी हम जो विंड एनर्जी का देख रहे हैं, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। इतना लार्ज स्केल पे नहीं, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद में लास्ट में आप बात कर सकते हो बायोगैस की। बायोगैस आप कोई भी वेस्ट मटेरियल, चाहे आपकी शब्स हो, झाड़ियां हो, या जो खेत के अंदर से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है फसल काटने के बाद में, या फिर एनिमल और इवन ह्यूमन वेस्ट की क्यों ना बात करें, जो कहीं पर भी काम नहीं होता है, उससे आप बायोगैस जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। उसको करते क्या, एक्चुअली क्या है, गला सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, पिट बनाते हैं, और उसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम डालते हैं, फिर उसके बाद में गैस प्रोड्यूस करती है। तो इतनी मात्रा में होती है कि ये जो रूरल एरिया के अंदर, ठीक है ना, रूरल एरिया के अंदर हम ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अपनी घरेलू जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। कहीं ना कहीं इतने बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर इसका प्रोडक्शन जो कहीं अर्बन एरिया में नहीं देखा गया है। गांव के अंदर बेसिकली फायदा क्या होता है, जो गांव के अंदर आप क्या करते हो, जो डंग केक है उसका इस्तेमाल करते हो जलाने के लिए, तो अपने आप में वो एक अच्छा मेन्यूर है, उसको जहां पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो उसको छोड़कर आप जो बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हो। और साथ ही बायोगैस प्रोडक्शन का अपने आप में एक दूसरा फायदा है, जैसे गोबर गैस की बात कर लेते हो, गोबर गैस में आप जो गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डिकम्पोज होने के बाद में गैस रिलीज होती है, और वो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपका गोबर जो है वो मैन्यूर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और इतना फाइन क्वालिटी का मैन्यूर हो जाता है जो बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे नॉर्मल आप जो गोबर का इस्तेमाल करते हैं खेतों में खाद के पर्पज के लिए, उसको डाइल्यूट होने में, मिट्टी के साथ मिलने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर जो गोबर गैस टेक्नोलॉजी से जो वेस्ट प्रोडक्ट यूज पैदा होगा, उसका आप इस्तेमाल खेतों में कर सकते हो। बायोगैस आपके डबल मल्टीपर्पज बात होगी ये। तो अब आपने जो पिछला जो आपने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किया था, उसमें आप लगभग सब कुछ कर चुके थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो दो तरह से हम देख सकते हैं। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में बात करते हैं, या तो आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बात कर सकते हो, या फिर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात कर सकते हो। हाइडल में आपके जो रनिंग वाटर से आप उसको हार्नेस करके और आप बिजली पैदा करते हैं। बहुत जैसे भाखड़ा नंगल जो डैम है, मल्टीपर्पज डैम,
या फिर उसके बाद दामोदर वैली के ऊपर मल्टीपर्पज डैम है, या फिर एक कौपिली भी मल्टीपर्पज डैम है जहां पर गजली की पैदावार हो रही है हाइडल प्रोजेक्ट के साथ। सिमिलरली अगर बात करते हैं तो फिर दूसरा ये देख सकते हैं कि थर्मल पावर का जो है उसमें आप क्या करते हो, कोल वगैरह का, कोल के थ्रू या फिर नेचुरल गैस के थ्रू बिजली का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा, मुझे आशा है कि आप पूरा इसको कर चुके हो। न्यूक्लियर पावर, फिर सोलर एनर्जी एंड विंड पावर, बायोगैस। तो आपका कन्वेंशनल सोर्स में जो आज हमने टॉपिक लिया था, होपफुली वो सब क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ में अब हम नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।